नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का दौर चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th के लिए। और हमने अभी तक देखा था कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण थे शीत युद्ध की उत्पत्ति के, शीत युद्ध कब से लेकर के कब तक चला और शीत युद्ध के दौरान विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमने देखा था कि शीत युद्ध के दौरान ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी हमने जाना था। और अब आगे जो है हम यहाँ पे जानेंगे कि शीत युद्ध में जो एक तरफ धुरी राष्ट्र थे और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे वो क्या थे। इसके बाद की कंडीशन हम यहाँ पे इस आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से 1945 के दौरान, तो उसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ को विजय मिली थी। और इन्हीं तीनों राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ। तो ये जो गुट था इसे मित्र राष्ट्र कहा गया और दूसरे विश्व युद्ध में इन राष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई थी। दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें शामिल थे जर्मनी, जापान और इटली। याद रखिएगा, ये ग्रुप का नाम जो है वो याद रखना आपको। तो अभी हमने धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बारे में जाना। अब हम शीत युद्ध के दौरान के जो विभिन्न घटनाक्रम थे एक बार उनको जरा सा देख लेते हैं। बात करते हैं 1947 में, यानी 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था। 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत है ना। ट्रूमैन ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि साम्यवाद को किस तरीके से रोका जाए। ये 1947 में दिया गया था। 1947 से 52 में मार्शल प्लान और पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। एक्चुअली अमेरिका ये चाहता था कि इस बढ़ते हुए साम्यवाद को रोकना है, और अगर साम्यवाद को रोकना है तो हमें इस जो गरीबी है उसको मिटाना होगा, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वही साम्यवाद की तरफ उनका झुकाव होता है। तो इन्होंने जो पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र थे उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी, ताकि ये लोग जो है उनका झुकाव पूंजीवाद की तरफ हो जाए और ये साम्यवाद की तरफ उनको रोका जा सके जाने से। 1948 से 1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया था। तो ये बड़ा एक विवादास्पद स्थिति थी, 1948-49 में हुई थी। और ये जो है सोवियत संघ और अमेरिका ने एक प्रकार से दोनों के बीच में स्थितियाँ जो है वो बिगड़ती जा रही थी। 1950 से 53 के बीच में कोरियाई युद्ध हुआ था। 1954 में वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार, जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर, 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन। याद रखिएगा, वियतनाम का जो विभाजन हुआ था वो कौन सी समानांतर रेखा के द्वारा हुआ था, तो वो 17वीं समानांतर रेखा के द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया था। और सिएटो का गठन जो है वो इसी दौरान 1954 में हुआ था। 1954 से 75 वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप और 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। बाद में इसे सेंटो नाम दिया गया था। सिएटो सेंटो थोड़ा सा मिलता जुलता है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण। 1961 में ही बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट, यानी कि सोवियत संघ ने वहाँ पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी और इससे जो संकट उत्पन्न हुआ था 1962 में। 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। 1978-89 में के बीच में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1979 से 89 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। ये सन याद रखिएगा, 1985 में गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ये वहाँ पे सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं और सुधारों की प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ करी थी। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को गिरा दिया था, जो कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में खड़ी की गई थी। पश्चिमी जर्मनी जो कि
जो अमेरिका था ना, सोवियत पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ का समर्थक था और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका का समर्थक था। तो इसके बीच में जो दीवार खड़ी की गई थी 1961 में, उसे 1989 में गिरा दिया गया। पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया और ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो दीवार थी उसे गिरा दिया गया और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और अमेरिका जो है वो विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभरा। कहने का तात्पर्य है कि अब विश्व जो है वो दो ध्रुवीयता से एक ध्रुवीय बन गया था। तो ये हमने पूरा घटनाक्रम देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी दौरान गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत होती है, द्विध्रुवीयता को चुनौती, यानी जो विश्व में दो ध्रुव बने हुए थे, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन या सोवियत संघ वर्सेस संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस गुट में ये क्या करते थे कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने शामिल करना चाहते थे। तो इस दो ध्रुवीयता को एक प्रकार से इन्होंने चुनौती दी थी। इसे हम नाम के नाम से जानेंगे, N4 नॉन, A4 अलाइंड, M4 मूवमेंट, है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम। चैलेंज इज टू बाइपोलैरिटी। बात करेंगे गुट निरपेक्षता की कि जब कोई भी देश किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होता बल्कि विभिन्न गुटों से एक समान दूरी बनाए रखता है और मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है, दोनों से बराबर बराबर संबंध बनाए रखना, है ना। इसका हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दोनों से कट के रहोगे, दोनों से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना, तो इसी नीति को जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। मतलब आपको किसी भी एक गुट का सपोर्ट नहीं करना है, समर्थन नहीं करना है, दोनों ही गुटों से बराबर दूरी बनाए रखनी है। गुट निरपेक्षता आंदोलन की अगर बात हम करते हैं तो इसकी शुरुआत में जो 5 प्रतिनिधि थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, है ना, मार्शल टीटो और इस तरीके से ये जो 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने जो है वो इसकी स्थापना की थी और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था जिसमें 25 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था। अब हम बात करेंगे कि क्या गुट निरपेक्षता को तटस्थता कह सकते हैं, है ना। तो गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है, क्योंकि तटस्थ देश वह देश होता है जिसे युद्ध के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और न तो वह युद्ध में हिस्सा लेता है और न ही उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाता है। बल्कि जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे वो बिल्कुल तटस्थ नहीं थे। उन्होंने सभी जो राष्ट्र थे, जो भी 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने क्या किया था कि एक प्रकार से इस विश्व को दो ध्रुवीय होने से बचाने के प्रयास किए थे। जो भी 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको जो है एक मंच प्रदान किया था और साथ ही साथ इन्होंने जो दो ध्रुवीयता की स्थापना हुई थी उसे कम करने की कोशिश भी इन्होंने की थी। तो इसे हम तटस्थता नहीं कह सकते। अब बात करेंगे हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण। तो दोनों ही गुट, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, एक दूसरे से ज़्यादा हथियार बना करके अपनी तकनीक को दिखाना चाहते थे, एक दूसरे को समाप्त करना चाहते थे और किसी भी तरीके से अपनी शक्ति को सर्वोच्च बना करके रखना चाहते थे जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिले। लेकिन शीत युद्ध के दौरान हथियारों पर नियंत्रण भी हुआ, क्योंकि दोनों गुट यह समझ चुके थे कि एक छोटी सी गलती भयंकर विनाश का कारण बन सकती है। दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे और अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई, जरा सी भी गलती अगर किसी एक पार्टी से भी अगर हो गई तो विश्व में जो है वो भयानक नुकसान होगा, यहाँ तक कि विश्व का विनाश भी जो वो संभव था। तो ये दोनों ही राष्ट्र समझते थे, दोनों ही गुट समझते थे और इस तरीके से हथियारों की जो होड़ थी उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिली और जो है वो युद्ध को रोकने में काफ़ी मदद मिली थी। अब बात करेंगे कि गुट निरपेक्षता पृथकतावाद या अलगाववाद है। तो हम बात तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता पृथकतावाद भी नहीं है, क्योंकि पृथकवाद का अभिप्राय एक ऐसी नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखता है। तो गुट निरपेक्षता को हम पृथकतावाद या अलगाववाद नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को विश्व से कट करके नहीं देखा, बल्कि ये समानता के साथ, ये विश्व के साथ हर कदम पर जो है वो साथ चले थे। गुट निरपेक्षता पृथकतावाद नहीं कह सकते, क्योंकि अलगाववाद अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध जैसे 1787 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का भाग थी। अब बात करेंगे गुट निरपेक्षता में भारत की नीति के बारे में, भारत का क्या रवैया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता की नीति को लागू करने का श्रेय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है।
अब भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, तो ये एक ऐसी स्वस्थ और सक्रिय विदेश नीति है जो विश्व शांति और राष्ट्रीय हितों दोनों को ही बढ़ावा देती है और विभिन्न शक्ति गुटों को सैनिक संधियों से अलग रहकर हर अंतर्राष्ट्रीय मामले पर उसकी गुण दोष के आधार पर निर्णय लेती है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में हम देखेंगे कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कोरिया, हिंद, चीन, भारत पर चीन हमला, निशस्त्रीकरण, कांगो संकट, रंगभेद आदि अनगिनत समस्याओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें उसे कभी सफलता मिली, कभी आंशिक सफलता मिली और कभी विफलता का भी सामना करना पड़ा। तो इन सभी स्थितियों का सामना जो है वो करना पड़ा था इस दौरान। अब गुटनिरपेक्षता भारत के हितों का समर्थन कैसे करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वतंत्र कदम उठा सका। दूसरा कि भारत एक महाशक्ति को दूसरी के सामने संतुलित करने में सक्षम था। यदि एक महाशक्ति द्वारा भारत को दबाव देने या नज़रअंदाज करने का प्रयास किया जाता तो भारत दूसरी जो शक्ति थी उसकी तरफ जा सकता था और कोई भी महाशक्ति उसे धमका या नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इसके अलावा बात करेंगे कि जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो सिद्धांत विहीन है क्या। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसकी आलोचना की जाती है कि वो सिद्धांत विहीन है, कि वो सिद्धांत एक प्रकार से गुटनिरपेक्षता का कोई लक्ष्य नहीं है भारत का। तो ऐसा भी नहीं है। नाम का मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट, यहाँ पे देखेंगे हम। तो इसका ये था कि भाई जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, नाम को बनाए रखने के नाम पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्रश्रय दिया। इसी कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण समय पर भी दृढ़ निर्णय लेने से बचा। और दूसरा ये कहा जाएगा कि यह कहा गया कि भारत ने कई बार विरोधाभासी चरित्र अपनाया था। मतलब भारत ने कहा कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसका झुकाव रूस की तरफ था। तो इस तरीके के आरोप भी भारत पर लगते हैं। यद्यपि भारत दूसरों की गुटों में सम्मिलित होने के लिए आलोचना करता था, परंतु 1971 में उसने स्वयं सोवियत संघ से 20 वर्षीय मित्रता की संधि की, जिसका सीधा सा अर्थ सोवियत गुट व्यवस्था में शामिल होना था। भारत सरकार के मतानुसार बांग्लादेश के संकट के समय भारत को सैनिक और कूटनीतिक सहायता की आवश्यकता थी। उसके अनुसार यह संधि भारत को किसी देश से संबंध बनाने से नहीं रोकती, यहां तक कि अमेरिका से भी। गुटनिरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है क्या? अगर वर्तमान में हम बात करें कि अब गुटनिरपेक्षता का कोई औचित्य है या नहीं, तो हम बात करेंगे कि 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो एक सवाल पैदा हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आज भी बनाए रखना चाहिए या नहीं। यानी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता है या नहीं। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर कई प्रकार से तर्क दिए जा सकते हैं। अब बात यह है कि गुटनिरपेक्षता की शुरुआत शीत युद्ध की वजह से हुई थी, लेकिन 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया, इसलिए गुटनिरपेक्षता की कोई ज़रूरत नहीं थी। तीसरी दुनिया के देशों ने, मतलब जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, तो तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इस गुटनिरपेक्षता को इन्होंने अपनाया था और जो है वो साथ में ये लोग जुड़े थे। लेकिन आज वर्तमान में किसी देश की स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है और दुनिया में तनावपूर्ण वातावरण भी नहीं है और अब दुनिया के सामने सिर्फ पूंजीवाद रह गया है। तो फिर गुटनिरपेक्षता कितना प्रासंगिक है, अब इसका क्या औचित्य है? हालांकि शीत युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन गुटनिरपेक्षता की वजह से तीसरी दुनिया के देशों में आपसी सहयोग बना हुआ है। इसीलिए गुटनिरपेक्षता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अब दुनिया के अंदर बार बार आक्रमण होते रहते हैं और अमेरिका को नियंत्रित करने के लिए भी गुटनिरपेक्षता को बनाए रखना जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के बारे में आप क्या कहेंगे? वर्तमान में अगर गुटनिरपेक्षता को हम अगर खत्म कर दें या फिर बनाए रखना है, आपका क्या मत है? तो आप सारी चीजें लिखेंगे कि गुटनिरपेक्षता की वजह से तीसरी दुनिया के देशों में आपसी सहयोग बना हुआ है और इसी के लिए इसे बनाए रखना जरूरी है। और साथ ही साथ दुनिया में जो है वो विभिन्न प्रकार के आक्रमण भी होते रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका को नियंत्रित करने के लिए भी गुटनिरपेक्षता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है।
उस समय सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास करना और देश को गरीबी के जाल से बाहर निकालना था। इसी कारणवश तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई और मांग की कि उन्हें भी विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, जिसे अंकटाड कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टुवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से एक रिपोर्ट पेश की गई थी। और इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव थे, जिसमें बात थी कि अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण, अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजार में व्यापार करने को मिले, विकसित देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमत कम हो और अल्प विकसित देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में विकसित देशों जितना महत्व प्रदान किया जाए। तो ये कुछ बातें थी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे 1961 में हुए पहले सम्मेलन में आर्थिक पहलू इतना महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु 1973 में अल्जीयर्स में हुए चौथे सम्मेलन में 76 उपस्थित सदस्यों ने नियो के गठन की मांग की। नाम एक आर्थिक दबाव समूह बन गया था। और अब अंत में हम बात करेंगे कि शस्त्र नियंत्रण की जो विभिन्न संधियां हुई थी, हथियारों की होड़ को रोकने के लिए आर्म्स कंट्रोल जो ट्रीटीज हुई थी वो कौन कौन सी थी। तो पहली थी सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, दूसरी थी परमाणु अप्रसार संधि NNPT, नेक्स्ट तीसरी थी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट यानी साल्ट फर्स्ट, और अगली थी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड यानी साल्ट 2, नेक्स्ट था सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, ये तो है परिसीमन संधि, और दूसरा है न्यूनीकरण संधि फर्स्ट यानी स्टार्ट फर्स्ट, एंड नेक्स्ट है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट सेकंड। उसके अलावा एक अंतिम थी पूर्ण अथवा व्यापक परमाणु निषेध संधि। तो ये थी कुछ शस्त्र नियंत्रण के लिए जो संधियां की गई थी, उन संधियों की हमने बात करी। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने शीत युद्ध का दौर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करी है। इसके जो PDF के जो नोट, PDF के रूप में जो नोट्स हैं हमारे, ये PPT है, इसकी PPT भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। और हमारा जो ऐप है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर PDF के रूप में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसी चैप्टर के अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो और जो वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे वो भी अगर सारे के सारे एक जगह देखना चाहते हो, मॉडल पेपर्स अगर आप चाहते हो, क्वेश्चन आंसर्स अगर आप चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके भी डाउनलोड करना चाहें तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एजुकेशन राइज, वहाँ पर आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, नोट्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जिसे ज्वाइन करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।